है एवरीवन। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी इश्क मुर्शिद, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 2। पता नहीं इस वक्त राम क्या कर रहे होंगे। क्या वो भी राधा जीजी की शादी में आने के लिए तैयारियां कर रहे होंगे। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी सिया का अभी इतना कहना था कि तभी उसकी दोस्त कंचन ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, यार सिया, इन सब बातों में एक बात तो तुमने ध्यान ही नहीं दिया। जिसके सवाल में सिया के भौहें हल्की तन चुकी थीं। तभी कंचन ने आगे कहा, जब तुम्हारे राम जी आएंगे तब तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? क्योंकि जब तुम्हारा लगन तय हुआ था उस वक्त तो तुम्हें खुद का भी होश नहीं था, और उसके बाद तो वो कभी अयोध्या आए भी नहीं। फिर उन्हें कैसे पहचानोगी कि वही तुम्हारे राम हैं? लेकिन इसके जवाब में सिया कुछ कहती उससे पहले ही कंचन ने आगे कहा, अगर मान लो कि वो थोड़े नाटे, थोड़े मोटे और थोड़े से ज़्यादा काले निकले तो तब भी उनसे ब्याह करोगी? इतना कहते हुए कंचन के होठों पर एक हंसी भी फैल चुकी थी, लेकिन जवाब में सिया उसे बस गुस्से में घूरते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई और वहाँ से आगे बढ़ी ही थी कि सामने लगभग एक 25 से 26 वर्ष के लड़के को देख वो अपनी जगह पर ही सन्न रह गई थी। लेकिन पीछे बैठी कंचन उस लड़के को देख अपनी जगह से खड़े होने के साथ साथ सिहर सी गई थी। उसका मुस्कुराता चेहरा जिन पर अब एक दहशत था। तभी उस लड़के ने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया था। राम राम सिया जी, कैसी हैं आप? बड़े दिन बाद आपके दर्शन हुए। और ये क्या, हमारी होने वाली लुगाई भी इस वक्त आपके साथ ही मटर गश्ती कर रही हैं। लेकिन हमको तो बताया गया था कि इनको 106 डिग्री का बुखार आया है, बिस्तर से उठ नहीं सकती। लेकिन ये तो। इतना कहते हुए वह लड़का सिया के बगल से गुजरते हुए सीधा कंचन के सामने जाकर खड़ा हो गया था, जहां उसे खुद के करीब देख कंचन का पूरा शरीर कांपने के साथ साथ उसकी जुबान भी हल्की लड़खड़ा सी गई थी। लेकिन अभी वह कुछ कह पाती उससे पहले ही उस लड़के ने कंचन के सिर के पीछे उसकी चोटी पर अपनी पकड़ कसती थी, जिसकी वजह से कंचन की एक चीख सी निकल गई थी। लेकिन उसकी चीख सुन सिया के चेहरे पर एक गुस्सा साफ नजर आने लगा था। मंगल, मैं कह रही हूँ छोड़ दे उसे, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। सिया जी, ये मेरे और मेरी होने वाली इस लुगाई के बीच का मामला है, इसलिए आप इससे दूर ही रहिए। और वैसे भी गाय हो या औरत, सींग मारने से पहले ही उनके ऊपर नकेल कस देनी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में पछताना हम मर्दों को ही पड़ता है। अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ उस लड़के यानी कि मंगल ने कहा था, जिसकी बातों को सुन सिया हैरान थी। तो वही एक दर्द से अब तक कंचन की आंखें छलक आई थी, जिसे देख मंगल ने इस बार अपने दूसरी हथेली से उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहा, तकलीफ हो रही है लुगाई जी, अपनी गलती का क्षमा चाहिए। जिसके जवाब में कंचन ने अपने छलकते आंसुओं के साथ अपनी गर्दन को भी हाँ में हिला दिया था, जिसे देख मंगल ने आगे कहा, ऐसे नहीं लुगाई जी, अपने दोनों हाथों को जोड़कर मुझसे रहम की भीख मांगिए, ताकि बाद में दोबारा से उस गलती को ना दोहरा सके। और वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि अपने मर्द के सामने एक औरत को अपनी नज़रें नीचे और दोनों हाथ जोड़कर। लेकिन अभी मंगल इसके आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही सिया ने अपने पैरों की जूती को उतारते हुए उसके गालों पर जड़ दिया था, जिसके लगते ही माहौल में एक खूब सन्नाटा सा पसर चुका था। तो वही कंचन भी अब तक मंगल की पकड़ से छूटते हुए सिया के पीछे जा छिपी थी, लेकिन उसका पूरा शरीर अभी भी काफी बुरी तरह से कांप रहा था। तभी अपने हाथ में पकड़े उस जूती को मंगल की तरफ दिखाते हुए सिया ने काफी गुस्से में आगे कहा, सिर्फ औरत को ही नहीं, तुम जैसे मर्द को भी मालूम होना चाहिए कि अगर एक औरत नजरें झुकाकर हाथ जोड़ना जानती है तो वक्त आने पर इन्हीं हाथों से उस मर्द को सजा भी दे सकती है। इसलिए ये आखिरी बार कह रही हूँ, अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो आगे से कंचन के साथ तमीज से पेश आना, नहीं तो तुम्हारे लिए मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इतना कहते हुए
सिया ने अपनी उस जूती को नीचे जमीन पर रख उसे पहनते हुए कंचन की कलाई को पकड़ा और एक नज़र गुस्से में ही मंगल को घूरते हुए वहां से आगे बढ़ गई थी। तो वही पीछे रह गया मंगल, जिसकी एक हथेली अपने गालों पर थी। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्से की आग दहक रही थी। एक नज़र खुद के चारों तरफ देखते हुए उसने अपनी दूसरी मुट्ठियों को कस लिया था। सिया जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। जिस तरह से आज आपने मेरी इज्जत को भरे बाजार में नंगा किया है, एक दिन यह मंगल इसका हिसाब जरूर करेगा। और अपनी बंद मुट्ठियों के साथ अपने बाजुओं को झटकते हुए वह भी वहां से आगे बढ़ गया था। तो उधर दूसरी तरफ दिल्ली में एक खुला मैदान, जिसके चारों तरफ दौड़ने के लिए एक चौड़ा सा ट्रैक बना हुआ था, उसके एक सिरे पर खड़ा राम अपनी कोट को उतारते हुए अपने शर्ट की आस्तीनों को भी मोड़ते हुए नजर आ रहा था। लेकिन उसके बगल में खड़ा अच्युत, जो इस वक्त काफी मायूस नजर आ रहा था, राम की तरफ देखते हुए उसी मायूसी में उसने कहा, भाई, वो रौनक, उसे हम लोग स्कूल टाइम से जानते हैं। वो हमारे आगे कुछ भी नहीं है। फिर भी कॉलेज के पहले साल में ही उसके डैड ने उसे एक नई स्पोर्ट्स बाइक ला कर दी है। प्लीज़ आप भी। तो मैं भी कहाँ मना कर रहा हूँ। बस ये रेस मुझसे जीत जाओ, मैं तुम्हें उससे भी महंगी स्पोर्ट्स बाइक ला कर दूंगा, राम ने कहा था। लेकिन उसकी बातों को सुन अच्युत इस बार थोड़ा झुंझला उठा था। भाई, आप ये गलत कर रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बचपन से लेकर आज तक मैं आपसे एक भी रेस नहीं जीत पाया हूँ। इसलिए आप हर बार एक बार फिर से ट्राई कर लो। शायद इस बार किस्मत साथ दे दे और तुम्हारे घर पहुँचने से पहले वहाँ तुम्हारी स्पोर्ट्स बाइक पहुँच जाए। अच्युत की बातों को काटते हुए राम ने कहा था और रेस के लिए अपनी पोजीशन ले ली थी, जिसे देख अच्युत भी झुंझलाहट और मायूसी के साथ राम के बराबरी में आकर खड़ा हो गया था। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो रेस में हार चुका था और राम के साथ अपने चेहरे को लटकाए एक बड़े व खूबसूरत बंगले के बाहर, जिसके बोर्ड पर काफी खूबसूरती में चौधरी भवन लिखा हुआ था, राम के ही कार से बाहर निकल आया था। जिसे देख बंगले के बाहर ही उसके इंतजार में बैठी राध्या उसे देख उसके तरफ ही दौड़ पड़ी थी। ब्रो, क्या हुआ? राम भाई ने क्या कहा? वो तुझे। लेकिन तभी ड्राइविंग सीट से राम को बाहर निकलते देख, साथ ही इस वक्त राम के कपड़ों की हालत देख, जैसे वो सब कुछ समझ चुकी थी। इस वजह से इस बार वो अच्युत के कंधों को थपथपाते हुए हल्की धीमी आवाज में कहा, इट्स ओके। वैसे भी हम लोग कुछ दिनों के लिए अयोध्या जा रहे हैं, इसलिए बाकी बातें अब वहां से आने के बाद देखते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, राधा की बातों का जवाब देते हुए अच्युत ने थोड़े गुस्से में कहा था और गुस्से में ही अपने पैरों को पटकते हुए वो बंगले के भीतर भी चला गया था। लेकिन पीछे रह गया राम और राधा, दोनों हल्का मुस्कुरा दिए थे। तो उधर अच्युत बंगले के भीतर जाते ही सीधा एक तरफ सोफे पर बैठे लगभग 65 वर्षीय एक वृद्ध व्यक्ति की गोद में अपने सिर को रखते हुए थोड़ी रुआसी आवाज में कहा, दादू, मुझसे यहाँ कोई प्यार नहीं करता। कभी कभी तो लगता है जैसे मैं इस घर का बेटा ही नहीं हूँ। लेकिन उसकी बातों को सुन उन वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर एक हंसी फैल गई थी। वह वृद्ध व्यक्ति यानी कि चौधरी खानदान के मुखिया, इस खानदान की नींव रखने वाले गजानंद चौधरी जी, जिनके बेटे जो अयोध्या में रहने वाले राधे श्याम जी के जिगरी दोस्त थे, यानी कि लगभग 45 वर्षीय कृष्णकांत चौधरी। दिल्ली में ही कृष्णकांत चौधरी जी का एक ज्वेलरी का बड़े स्तर पर शोरूम था, जो कृष्णा एंड सन्स ज्वेलर्स के नाम से मशहूर था। तो वही उनकी पत्नी रमा चौधरी पेशे से एक सोशल वर्कर यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता थे। आमतौर पर वह गरीबी, भेदभाव या अन्य सामाजिक अन्याय से पीड़ित आबादी और लोगों के लिए अक्सर आवाज उठाया करती थी, उनके लिए काम करती थी। साथ ही उनका खुद का एक अनाथालय भी था, जो घरौदा चाइल्ड केयर सेंटर के नाम से काफ़ी मशहूर था। यहाँ तक कि उनकी इसी नेकी की वजह से लोग उन्हें एक देवी का दर्जा देते थे। तो वही कृष्णकांत जी के दो बेटे थे, 24 वर्षीय राम और 19 वर्षीय अच्युत।
जहाँ अपनी डिग्री पूरी करते ही राम ने भी अपने माँ बाप दोनों के बिजनेस, उनके कामों में अपनी भागीदारी देने लगा था। तो वही अच्युत अभी ग्रेजुएशन के पहले साल में था। गजानंद जी की एक बेटी भी थी, शताक्षी चौधरी, जो अपने पति के घर को छोड़कर अपनी 19 वर्षीय बेटी राध्या के साथ चौधरी भवन में ही रहती थी, जिस वजह से राध्या और अच्युत हम उम्र होने के साथ साथ आपस में अच्छे दोस्त भी थे। हर वक्त दोनों की मजाक मस्ती और उधम से पूरा चौधरी भवन गूंजता रहता था। लेकिन इस वक्त अच्युत मासूम सा मायूस था, क्योंकि उसके बड़े भाई राम ने उसे एक स्पोर्ट्स बाइक देने से मना कर दिया था, जिस वजह से वह इस वक्त गजानंद जी के गोद में बैठा सुबक रहा था कि तभी उसके पास ही बैठते हुए राध्या ने कहा, अब और कितना ड्रामा करेगा, बस भी कर। जिसे सुन अच्युत उसे घूरते हुए नजर आने लगा था। तभी घर के भीतर राम को आते देख अच्युत तुरंत अपनी जगह पर बैठते हुए कहा, दादू, क्या यह सच है कि राम भाई की शादी बचपन में ही फिक्स कर दी गई थी? जिस पर अभी उसके दादाजी कुछ कहते उससे पहले ही चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए अच्युत ने आगे कहा, कहीं ऐसा न हो कि राम भाई अयोध्या अकेले जाएं, लेकिन आते वक्त वो अपनी वाइफ को भी साथ लेकर आए। जहाँ इस बार उसकी बातों को सुन राम बिना कुछ कहे बस अपने सिर को झटकते हुए अपने कमरे के भीतर चला गया था, जो शायद अच्युत को पसंद नहीं आया था। शायद वो इसी बहाने से राम को छेड़कर अपने मन की भड़ास को निकालना चाह रहा था, लेकिन वो इसमें असफल हो चुका था। तभी उसकी बातों का जवाब देते हुए गजानंद जी ने कहा, चाहता तो मैं भी कुछ ऐसा ही हूँ, लेकिन ऊपर वाले ने किसकी किस्मत में क्या लिखा है वही जाने। लेकिन नानू, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जहाँ तक सुना है कि वो लड़की सिया अभी हमारी ही उम्र की है, फिर उसके फैमिली वाले इतनी जल्दी उसकी शादी कैसे कर सकते हैं? तभी कुछ सोचते हुए राध्या ने कहा, जिस पर अच्युत ना जाने क्यों अपनी जगह से थोड़ा उछलते हुए कहा, वॉट एवर, बट मैं उस लड़की से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, एंड मैं तो चाहता भी हूँ कि वो भी जल्दी से इस घर में आए और राम भाई के ऊपर अपनी हुक्म चलाए। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, हाँ? जहाँ अभी अच्युत की बातों पर राध्या या फिर खुद दादाजी कोई जवाब दे पाते, उससे पहले ही सामने खड़े शताक्षी चौधरी ने थोड़े गुस्से में कहा था, कितनी बार रमा भाभी ने कहा है कि वो इस घर में उस लड़की का जिक्र तक नहीं सुनना चाहती, और राम के साथ उस लड़की का रिश्ता तो वो कभी सपने में भी नहीं होने देंगी। इसके बावजूद भी तुम लोग हर वक्त उनसे डांट खाने की फिराक में लगे रहते हो। शताक्षी चौधरी ने आगे कहा, जहाँ उनकी बातों को सुन राध्या और अच्युत दोनों सकपका से गए थे। लेकिन उनके बचाव में दादाजी ने आगे कहा, अरे बेटा, ये अभी बच्चे हैं, जो मन में आया बोल दिया, अब इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? बाबूजी, ये दोनों जो इतने बिगड़े हुए हैं ना, ये आपके ही सह देने का नतीजा है, इसलिए हर वक्त ये दोनों रमा भाभी से डांट भी खाते रहते हैं। और अगले ही पल अच्युत के बगल में बैठी राध्या की तरफ देखते हुए उन्होंने आगे कहा, अभी तक तुम यही बैठी हो, जाओ जाकर पैकिंग करो, क्योंकि कल सुबह ही हमें अयोध्या के लिए निकलना है। चलो जाओ यहाँ से। और वहाँ से आगे भी बढ़ गई थी, जिनके पीछे ही अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए राध्या भी चल दी थी। लेकिन पीछे रह गया अच्युत। इस बार गजानंद जी की तरफ मुड़ते हुए कहा, दादू, क्या कभी आप उस लड़की से मिले हो? मेरा मतलब कि उस सिया से। कैसी दिखती है? क्या वो भी राम भाई और मॉम की तरह ही पत्थर दिल है, जिन्हें अपने छोटे भाई और अपने छोटे बेटे की तकलीफ दिखाई नहीं देती? नहीं, उसका सिर्फ नाम ही सिया नहीं है, वो वास्तव में उनकी ही मूरत है। और वैसे ही उसकी सूरत भी है। वो हर रिश्ता दिल से निभाती है। उसके लिए कोई छोटा बड़ा या फिर अमीर गरीब नहीं होता, क्योंकि वो अयोध्या की रहने वाली सिया है। गजानंद जी ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा था, जहाँ उनकी बातों को सुन अब तक अच्युत भी कुछ सोचते हुए मुस्कुरा दिया था। मतलब फिर तो सिया जी से मिलने के लिए अयोध्या जाना ही पड़ेगा। और अपनी जगह से खड़े होते हुए अपने कमरे की तरफ दौड़ गया था। लेकिन पीछे रह गए गजानंद जी, जिनके चेहरे पर
इस वक्त एक चिंता उभर आई थी। अपने हाथ में पकड़े एक छड़ी पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उन्होंने अपनी नज़रों को भी ऊपर उठा दिया था। हे राम जी, अचानक से मन थोड़ा घबरा रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। लेकिन आप बस अपना मुंह मत मोड़ना। मेरे परिवार और मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।